गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास अपन स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। देखो बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे कि मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और तीन प्रकार के जो सूक्ष्म जीव थे, एक जीवाणु था अपने बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स थे और जो फंजाई थे, कवक थे। इन तीन प्रकार के सूक्ष्म जीवों की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। आज उससे आगे जो नेक्स्ट अपना सूक्ष्म जीव है उसकी अपन चर्चा करते हैं, वो है अपने शैवाल। तो बच्चों, शैवाल क्या होते हैं इनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। शैवाल जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो नम या आर्द्र भूमि के अंदर पाए जाते हैं। शैवाल नम और आर्द्र भूमि में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इनके अंदर पर्णहरित जो जीव पर्णहरित होता है वो पाया जाता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको ये संपादित करते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि ये नम व आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो होते हैं शैवाल होते हैं, ये नम व आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है। इनमें जो पर्णहरित होता है वो पाया जाता है। और पर्णहरित के पाए जाने के कारण ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। अतः ये स्वपोषी होते हैं। पोषण के आधार पर यदि हम बात करें तो जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। इनमें पर्णहरित होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये जो शैवाल होते हैं ये मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया को बढ़ाते हैं। ये इसके अलावा यदि हम इनकी उपयोगिता की बात करें तो ये पौधों के अंदर जो उत्तकों का अपगठन होता है उसमें ये सहायता करते हैं। इनकी उपयोगिता अगर हम यहाँ लिखें तो ये ऐसे लिख लेते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या होगी। इनकी उपयोगिता की बात करें तो पहली इनकी उपयोगिता होगी, ये ये पादपों मृदा में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन पौधों के उत्तकों के अपगठन की क्रिया को क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। तो इनके उपयोग हैं ये पौधों के उत्तकों के अपगठन की क्रिया को पौधों के उत्तकों के अपगठन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। पौधों के उत्तक जो होते हैं उनके जो अपगठन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को शैवाल होते हैं वो प्रेरित करते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों का जो विमुक्तिकरण होता है उसमें भी ये सहायता करते हैं। पोषक तत्वों के विमुक्तिकरण की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करते हैं। मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को जो विमुक्तिकरण होती है, मृदा के अंदर पोषक तत्वों के मुक्त होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं। इसके अलावा मृदा के अंदर जो ह्यूमस होता है उस ह्यूमस के संश्लेषण की क्रिया को भी क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। तो मृदा में ह्यूमस के संश्लेषण की क्रिया को भी प्रेरित करते हैं। यहाँ पे अपन ने चर्चा की जो आपके शैवाल होते हैं, ये शैवाल नम व आर्द्र भूमि के अंदर पाए जाते हैं। पर्णहरित इनमें पाया जाता है। अतः ये स्वपोषी प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया होती है उसमें ये सहायता करते हैं। इसके अलावा इनकी उपयोगिता की बात करें
तो इनकी जो उपयोगिता है वो पौधों के उत्तकों के अपघटन की क्रिया को प्रेरित करना, पोषक तत्वों के विमुक्तीकरण को प्रेरित करती है, और मृदा में जो हुमस के संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उस संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रेरित करने का जो काम होता है वो आपकी किसका होता है, शैवाल का होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो है ये आपके 4 नंबर का जो सूक्ष्मजीव थे। 5 नंबर के सूक्ष्मजीवों की बात करें तो इस श्रेणी में आपके आते हैं प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रोटोजोआ आपकी कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये आपके 5वें श्रेणी के सूक्ष्मजीव हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये किस प्रकार से मृदा के अंदर पाए जाते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं। तो अपन बात करें तो ये सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं तो ये जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे थोड़े ही आकार में ये बड़े होते हैं। प्रोटोजोआ कुल के जो सदस्य होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो जीवाणु की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं ये जीवाणुओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। केवल जीवाणुओं से आकार में थोड़े बड़े होते हैं ये। दूसरी इनकी उपयोगिता की बात करें तो ये इसके गुणों की बात करते हैं अपन पहले। तो आपके जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये जीवाणु तो जो होते हैं वो मृदा के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं, सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये आपके ऊपर वाली परत के अंदर पाए जाते हैं। मृदा की जो ऊपर वाली परत होती है उसको भूपरपटी कहते हैं, और ऊपर वाली जो भूपरपटी होती है उस भूपरपटी पे ही प्रोटोजोआ के जीव पाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन और पोषण के लिए ही ऊपर की जो मृदा है वहाँ पे आ जाते हैं, और इस प्रकार से ये ऊपर वाली मृदा में पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये मृदा की ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। मृदा की ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये मृदा की ऊपरी परत पर पाए जाते हैं क्योंकि पोषण एवं श्वसन के लिए ये मृदा के ऊपरी परत पर आ जाते हैं। पोषण और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उस पोषण और श्वसन की प्रक्रिया के लिए ये जीव क्या होते हैं, ये जीव मृदा की जो ऊपरी परत होती है उस परत पर आ जाते हैं। तो अपन देखते हैं प्रोटोजोआ कुल के जीव होते हैं, आकार में सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन की यौगिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो 5 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब अपन आगे देखते हैं कि इन सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता क्या है। मृदा में ये जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ये किस प्रकार से मृदा में उपयोगी होते हैं, फसलों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो अपन यहां लिखते हैं सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता की बात करें अपन तो अभी अपन ने 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा की, तो उसमें एक एक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत उपयोगिता की भी चर्चा की थी। तो अपन उनको सबको एक जगह लिखें तो ये होगा कि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है या नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को प्रेरित करने में या उसके उपयोग में आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उपयोगी होते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में उपयोगिता। देखो बच्चों, जो नाइट्रोजन होते हैं
वो नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रेट में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। मृदा में उपस्थित में या वायुमंडल में उपस्थित जो मुक्त रूप से नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंदर, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो उपयोगी होते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं विनाइट्रीकरण। तो जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है उस विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भी ये क्या करते हैं, उपयोगी होते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि ये विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं, प्रक्रिया में उपयोगी। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया आपको पता है कि मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है, उस नाइट्रेट का किस में बदल जाना, वापस नाइट्रोजन गैस में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको विनाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अकार्बनिक जो नाइट्रोजन है, नाइट्राइड या नाइट्रेट के रूप में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर भी कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट उपयोग की बात करें तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की प्रक्रिया में भी ये उपयोगी होते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की प्रक्रिया में उपयोगी है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन से अन्य यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया। नाइट्रोजन से अन्य यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर आपकी नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में आपके कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है वो उपयोगी होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो अकार्बनिक घटकों के वियोजन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंदर भी ये उपयोगी होते हैं। तो अकार्बनिक घटकों के वियोजन की प्रक्रिया, अकार्बनिक घटकों के वियोजन की प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपके अकार्बनिक घटक होते हैं जो भी मृदा में पाए जाने वाले उन घटकों के वियोजन की प्रक्रिया में भी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के विघटन की प्रक्रिया में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके सरल प्रकार की शर्करा होती है, स्टार्च होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, हेमिसेल्यूलोज जो होते हैं, इनका जो विघटन होता है सरल कार्बनिक पदार्थों में जो बंटने की प्रक्रिया होती है, टूटने की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के अंदर भी सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से तोड़कर सरल प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उस प्रक्रिया के अंदर सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता होती है। ये बच्चों आपके जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो उपयोगिता है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला जो टॉपिक है वो है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं साफ करता हूं इसको। अपना अगला टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करें
तो बच्चों आपको पता है कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन का आयतनात्मक रूप से यदि हम देखें तो सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो गैस होती है नाइट्रोजन। आयतन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो 78% जो गैस होती है वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ये आपको पता है कि सर्वाधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है? वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। आयतनात्मक रूप से यदि हम देखें, आयतनात्मक रूप से यदि हम कैलकुलेट करें तो वायुमंडल के अंदर 78% जो गैस होती है वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ये जो होती है नाइट्रोजन गैस वो 78% होती है आयतनात्मक रूप से। और यदि भारात्मक रूप से अगर हम देखते हैं, भार के आधार पर यदि हम देखते हैं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है 72%। 72% गैस जो होती है नाइट्रोजन भारात्मक रूप में, जबकि 78% नाइट्रोजन आयतनात्मक रूप में पाई जाती है। मैक्सिमम रूप से नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में होती है। लेकिन यदि हम बात करें पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपयोगिता के आधार पे तो आपको पता होगा कि पादपों के लिए सबसे अधिक पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है वो भी नाइट्रोजन गैस ही होती है। पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन जो तत्व होता है वो तत्व पोषक तत्वों के रूप में पादपों को अधिक आवश्यक होता है। अब हम बात करें कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं। 78% मात्रा होने के बाद भी, इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होने के बाद भी जो पौधे होते हैं इसे क्या करते हैं? इसे सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। इसे सीधे क्या नहीं करते हैं? ग्रहण नहीं करते हैं। अब इसके कारण तो फिर होता क्या है कि इसकी सीधे ग्रहण करते नहीं है वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइड के रूप में, अमोनिया के रूप में, कहने का मतलब नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों के रूप में क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडल में उपस्थित या मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का किसमें? अन्य यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो यहाँ जो अपन परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की, अगर हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो यहाँ इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वायुमंडल या मृदा में उपस्थित, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, वायुमंडल या मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइड, अमोनियम आदि यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है या फिर जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइड या अमोनियम में या उसके यौगिकों में बदलने की जो प्रोसेस होती है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। और ये इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि अपन ने देखा अभी कि मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है या जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, वो उसको दूसरे यौगिकों में बदलते हैं और दूसरे यौगिकों में बदलने के बाद उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से
नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइड या नाइट्रेट या अमोनियम में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको साफ करता हूं। चलिए ठीक है, देखो बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण की यह प्रक्रिया हो गई है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकारों की हम यहाँ चर्चा करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार। नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार का होता है बच्चों। ये 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो पहला जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसको बोलते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक प्रकार का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसको बोलते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और जो दूसरे प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसको बोलते हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले अपन पहले की चर्चा करते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो बच्चों सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीविता के बारे में आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासों में। सहजीविता एक ऐसा संबंध होता है जिसमें 2 जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों जीव क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट्स, लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। 2 जीव साथ रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा जो संबंध होता है उसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। 2 जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें वो दोनों जीव साथ रहते हैं और दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है। ऐसा संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। अब इस संबंध के माध्यम से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसे ही सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कहने का मतलब कुछ सूक्ष्म जीव हों जो पौधों के साथ रहें और पौधे के साथ खुद भी बेनिफिट लें और पौधों को भी बेनिफिट दें। ऐसे संबंध से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा उसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। तो अपन यहाँ बात करते हैं तो एक सूक्ष्म जीव है जो राइजोबियम फैमिली का होता है। राइजोबियम फैमिली के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके दलहनी फसलें होती हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथि बनाकर रहने लगते हैं। आपके हम यहाँ चर्चा करते हैं कि एक जीव होता है राइजोबियम। राइजोबियम कुल के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लेग्यूमिनेसी जिसे साधारणतः अपन बोलते हैं दाल कुल की फसलें। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो आपके मूंग है, चना है, मूंगफली है, ठीक है, अरहर है, आदि जो फसलें हैं ये दाल कुल की है। लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं इनको फली वाली फसलें भी कहा जाता है, फलीदार फसलें।
इन फसलों के अंदर क्या होता है, राइजोबियम जो होते हैं जीव, वो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ों के अंदर निवास करते हैं। इनकी जड़ों के अंदर निवास करने के बाद ये क्या करते हैं, राइजोबियम जो होता है उनको अपने पोषण के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं इन पादपों से, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ये राइजोबियम जीव खुद करते हैं। अर्थात वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होते हैं उस नाइट्रोजन को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलने के जो काम होता है उस काम के परिणाम स्वरूप जो पौधे होते हैं उनको तो नाइट्रोजन मिल जाती है, और ये क्या करते हैं, ये अपने लिए आवश्यक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, वो पादपों से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच संबंध बन जाता है और इस संबंध को सहजीवी बोलते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण इस जो दौरान होता है, इसलिए इसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राइजोबियम कुल के जीव लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनके पादपों में ग्रंथि बना के, एक जड़ों के अंदर ग्रंथि बना के रहते हैं वो, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन तो देते हैं पौधों को, और पौधों से पोषण तत्वों के रूप में कार्बोहाइड्रेट आप स्वयं ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि ये होता क्या है। चलो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। मृदा में उपस्थित राइजोबियम, मृदा में उपस्थित राइजोबियम सूक्ष्मजीव, राइजोबियम सूक्ष्मजीव लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में मृदा में उपस्थित राइजोबियम सूक्ष्मजीव लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में ग्रंथि बनाकर रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव इन पादपों से पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, तथा स्वयं मृदा या वायु में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट या नाइट्राइड या अमोनियम में बदलकर पौधों को पोषक तत्व के रूप में दे देते हैं। यह प्रक्रिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। देखो बच्चों, अपन बात कर रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर अपन ने बात की है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। इसकी जो डेफिनेशन अपन ने नोट कर ली है, इसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन ने यहाँ लिख लिया है। राइजोबियम सूक्ष्मजीव लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में ग्रंथि बनाकर रहते हैं। ये सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, बदले में वायुमंडल में या मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को दे देते हैं। इस प्रकार ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, और इस नाइट्रोजन को ग्रहण करके अपनी जो पोषण की प्रक्रिया
होती है उस प्रक्रिया को संपादित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो आपने यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में देखा और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अपने यहाँ नोट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। थैंक यू, धन्यवाद।